देखिए प्रशांत, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा कि गाजियाबाद पुलिस ने जो सड़क मार्ग है उसको क्यों चुना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हालांकि उनकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, लेकिन इस आरोपी से जल्द पूछताछ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो कुछ इसने अपने पास सबूत रखे थे, कई सबूतों के नष्ट होने का भी यहाँ पर खतरा है। उसके अलावा जो लोग इसके संपर्क में थे वो लोग कहीं और भी जा सकते हैं या भूमिगत हो सकते हैं, क्योंकि बद्दू की गिरफ्तारी के बाद से ही उसके ऊपर उसके साथ जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त करने की यहाँ पर तैयारी गाजियाबाद पुलिस कर रही है। लेकिन जब तक बद्दू उनके पास पूछताछ के लिए हासिल नहीं होता, ये सोचा जा रहा था। अब बद्दू उनके पास है तो उसके बाद उसे पूछताछ के लिए गाजियाबाद में लाकर कैसे उसको टैकल किया जाएगा, कैसे उससे सारे राज उगलवाए जाएंगे। उसके अलावा जो अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई थी उसके सामने बिठाकर उससे पूछताछ करनी है, दोनों के क्रॉस सवाल पूछे जाएंगे, तब जाकर ये पूरे केस का खुलासा हो पाएगा। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि जब गाजियाबाद में वो आ जाएगा तो उसके बाद उससे सिलसिलेवार पूछताछ होगी और पूरे नेटवर्क के बारे में जानने की गाजियाबाद पुलिस कोशिश करेगी। प्रशांत, ये बेहद अहम बात भी है कि अब जबकि गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में पकड़ में अपनी गाड़ी में खुद गाजियाबाद पुलिस बिठा चुकी है थाने कोर्ट में, और अब पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गाजियाबाद लाया जाएगा। लेकिन कैसे हो पाई ये गिरफ्तारी, ये एक बेहद अहम और बड़ा सवाल कि 10 दिनों से कई जगह छापेमारी चल रही थी गाजियाबाद पुलिस की, लेकिन हर जगह से शाहनवाज फरार चल रहा था। पता चला कि एक नया सिम कार्ड उसकी गिरफ्तारी का सबब बन गया। दरअसल अपने ठिकाने बदल रहा था शाहनवाज, अपना पता बदल रहा था, अपना नाम बदल रहा था, और जब उसने सिम कार्ड बदला तो इस नए सिम कार्ड के सोर्स तक पहुंच गई पुलिस। गाजियाबाद पुलिस 10 दिनों से डेरा डाले हुए ठाणे में अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है। वर्ली, ठाणे, कोल्हापुर, कई जगह जब लोकेशन बदली तब पता चला कि एक सिम कार्ड एक्टिव हो चुका है जो अब इस्तेमाल करता नजर आ रहा है शाहनवाज। और ये नया सिम कार्ड, उसकी लोकेशन जाहिर हुई रायगढ़ के अलीबाग में, और यहां एक लॉज में वो किस तरह से नाम बदलकर अपने भाई के साथ रह रहा था, जब यह पता चला तो उसे दबोच लिया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि किस तरीके से अब ये नाम बदलकर ना सिर्फ रह रहा था, अपने कई ठिकाने बदल रहा था, अपने नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था। और खास बात यह है कि अब जबकि ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है, ये जो जाकिर नाइक से प्रभावित था कुछ उसी तरह से काम को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन तरीका शाहनवाज का था ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को लेकर के उनका ब्रेन वॉश करना। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यहां गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो बेहद डर में था। और ये एक बड़ी बात कही है शाहनवाज ने कि जब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उससे पूछताछ की गई, उसने कहा कि एफआईआर दर्ज होने की जानकारी जैसे ही उसे लगी वो खौफ में था और इसीलिए अपने परिवार को लेकर वो मुमरा के घर से फरार हो गया था। लेकिन उसने कई ठिकाने बदले। शाहनवाज की मां का बयान भी थाने में दर्ज करवाया गया, जो बहुत सटीक जानकारी नहीं दे पाई क्योंकि अपने भाई के साथ वो फिर से फरार हो चुका था। और ऐसे में जबकि शाहनवाज ने यह बताया कि उसे एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिली तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और इससे बात यह भी पता चलती है कि इसके बावजूद कि उसका नंबर बदल चुका था, वो अपने मजबूत नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और उसे पता चल रहा था कि देश के दूसरे हिस्से में यानी कि गाजियाबाद के कबीरनगर इसी थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बाकायदा उस तक वो एफआईआर की कॉपी भी पहुंच गई कि उसे किस तरह का आरोपी बनाया गया है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, इससे यह पता चलता है कि भले ही वो अपना नाम, पता, ठिकाना और नेटवर्क बदल रहा हो, लेकिन उसका वो अपना नेटवर्क जो लगातार इस धर्मांतरण के काम में, साजिश में शामिल रहा होगा, वो उसे अपडेट कर रहा था और इसीलिए उसे पता चला कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और भागने में ही उसकी भलाई थी। बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि उस नेटवर्क के पीछे कौन है इसका पता लगाना भी अब पुलिस का काम है और खासतौर पर जो ठाणे पुलिस है और गाजियाबाद पुलिस है, दोनों इस पूरे मामले की जांच करेंगी कि आखिर 10 दिनों तक कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा नेटवर्क है जो उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट लगातार मुहैया करा रहा था। मुंब्रा से सीधा सोलापुर, सोलापुर से गोवा, गोवा से फिर माझगांव, माझगांव से फिर वर्ली, वर्ली से फिर सीधा अलीबाग, इतने जिलों में वो घूमा कि पुलिस भी 10 दिनों से उसकी तलाश करती रही। 2 बार पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब रहा, एक बार अपने घर से और एक बार माझगांव का इलाका जो मुंबई का है वहां से। दोनों बार पुलिस थोड़ी देर से पहुंची और उसको फरार होने का समय मिल गया। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से नजर रखी हुई थी और जो सिम कार्ड की बात सामने आई, सिम कार्ड जिस शख्स ने उसको दिया था उसी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया, उसी को डिटेन कर लिया और जब पूछताछ की गई तो सारा राज खुल गया। उस सिम कार्ड के आधार पर लोकेशन मिली अलीबाग की और अलीबाग में पुलिस की 2 टीमें पहुंचती हैं
और जो सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि वो पुलिस की टीमें जो है एक रूम में जो है अंदर जाती दिख रही हैं और उसी रूम में शहनवाज और उसका बड़ा भाई मौजूद थे और वहीं पर वो 10 जून की रात से और ही ठहरे हुए आखिरकार थे। दिवाकर इस तरह से शाहनवाज उर्फ बद्दो जो कि शहबाज नाम से अलीबाग के एक लॉज में रह रहा था वो दबोच लिया गया है, गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन खास बात यह है कि लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए 10 दिनों से गाजियाबाद की पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन ये लगातार चकमा दे रहा था। लेकिन इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ये दुबई भागने की फिराक में था और इसीलिए ये लगातार अपनी लोकेशन भी बदल रहा था। ठाणे के मुमरा का ये रहने वाला है, मुंबई के नजदीक का इलाका, लेकिन वो वर्ली में गया, उसके बाद ये कोल्हापुर शिफ्ट होता है। आखिरकार कई जगहों पर ये अपनी लोकेशन बदलता नजर आया और इसकी प्लानिंग ये थी कि ये महाराष्ट्र से बाहर किसी दूसरे स्टेट में या फिर दुबई भाग जाए, लेकिन ये उसकी प्लानिंग कामयाब हो पाती उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तक पुलिस को छकाने के बाद आखिरकार शहनवाज उर्फ बद्दो कानून की गिरफ्त में आ ही गया। गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस दोनों मिलकर बद्दो को पिछले 10 दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन बद्दो लगातार लोकेशन बदल रहा था। उसके बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे कि पुलिस उस तक पहुंच पाए। इसी दौरान बद्दो ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने भाई और मां को कोल्हापुर भेज दिया और बाद में मां को पुलिस के सामने हाजिर करवा दिया। बद्दो की मां ने पुलिस को जो कहानी बताई उससे पुलिस को लगा कि बद्दो कोल्हापुर भाग गया और वहां से कहीं और निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये सब बद्दो के शातिर दिमाग की चाल थी ताकि पुलिस उसे कोल्हापुर और उसके आगे के इलाके में ढूंढे और वो मुंबई में आराम से अंडरग्राउंड रहे। गाजियाबाद पुलिस को 1 जून को बद्दो के बारे में पता चला था, तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पीड़ित नाबालिग लड़कों से पूछताछ के बाद जब गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढते हुए बद्दो के मुमरा स्थित घर पहुंची तो उसके घर पर ताला लटका मिला। बद्दो अपने परिवार समेत फरार था, तभी से गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस मिलकर उसकी तलाश में जुट गई थी। ठाणे पुलिस के मुताबिक शहनवाज उर्फ बद्दो समेत उसके सभी करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए गए थे और शातिर बद्दो ने फरारी के 10 दिनों में एक दिन अपने एक रिश्तेदार से बात करने की गलती कर दी। पुलिस ने फौरन बद्दो के उस रिश्तेदार के मोबाइल को जब्त कर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पुलिस हैरान रह गई। जिस बद्दो को पुलिस कोल्हापुर में ढूंढ रही थी वो मुंबई में छिपा बैठा था। बद्दो के रिश्तेदार के मोबाइल की तकनीकी जांच से पता चला कि बद्दो मोबाइल के वर्ली इलाके में मौजूद है, जिसके बाद ठाणे पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर वर्ली में दबिश दी, लेकिन शातिर आरोपी बद्दो वहां से भाग निकला। तभी पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी बद्दो अलीबाग की तरफ भागा। इसके बाद मुमरा पुलिस की टीम अलीबाग के लिए रवाना हो गई। रविवार को रात करीब 11 बजे से पुलिस ने अलीबाग में एक लॉज की तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को शहनवाज के एक लॉज में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस लॉज की घेराबंदी कर बद्दो को दबोच लिया। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मुख्य आरोपी बद्दो का नाम कैसे पुलिस के सामने आया, जरा इस पर भी एक नजर डाल लीजिए और समझिए कि कैसे महाराष्ट्र के ठाणे में बैठे बैठे बद्दो देश और दुनिया भर में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। दरअसल गाजियाबाद पुलिस को एक जैन परिवार के नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद की एक मस्जिद से मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ने एक जैन और 2 हिंदू नाबालिग लड़कों को धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की। पीड़ित नाबालिग लड़कों ने बद्दो के गेमिंग ऐप वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। गाजियाबाद पुलिस बद्दो की तलाश में महाराष्ट्र के मुमरा स्थित उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बद्दो परिवार समेत घर से फरार हो गया। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोपी बद्दो से पुलिस को बहुत सारी पूछताछ करनी है। यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां सभी ये जानना चाहते हैं कि बद्दो किसके कहने पर धर्मांतरण के हाईटेक मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस को विदेशी फंडिंग का भी शक है, जो बद्दो से पूछताछ के बाद साफ हो जाएगा। यही नहीं, पुलिस ये भी जानना चाहती है कि भारत और यूरोप के अलावा और दूसरे देशों के कितने ऐसे लड़के हैं जिन्हें गेमिंग ऐप की लत लगाकर धर्मांतरण की तरफ खींचा गया। ये सब शहनवाज से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। और मासूम बच्चों को इसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप की लत को इसने एक बड़ा हथियार बनाया
और इससे बच्चों का ब्रेन वॉश किया और फिर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। ये आरोप इस पर लग रहे हैं। लेकिन जब इस पर पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो उधर सियासी बयानात भी सामने आ रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता की ओर से और जितेंद्र आवाड़ जो कि उस इलाके के नेता हैं जहां पर मुंब्रा में इस तरह के और संगीन आरोप लगे कि तकरीबन 400 लोगों का धर्मांतरण हो चुका है। ऐसे में एनसीपी के नेता ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कैसे हो सकता है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। उसने कहा कि जब कई बच्चे इसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए मौत के घाट तक उतर चुके हैं तो उनका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण क्यों नहीं हो सकता। बयानबाजी अब सियासत के लोगों की किस तरह से हो रही है, जरा इस पर भी गौर फरमाइए। और गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? दलील देते हुए वे कह रहे हैं कि गेमिंग ऐप से कोई धर्मांतरण नहीं होता। क्या इसके पूर्व जो गेमिंग ऐप थे, पबजी हो या अन्य कोई ऐप हो, उस ऐप को लेकर के कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई लोग अपने हाथ की गले की नसें काट देते थे। सारे देश ने ये देखा है। ये पता होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी दल के नेता की ओर से जो खोखली दलील आती है वह यह दर्शाती है कि चुनावी राजनीति के लिए वे तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस की दबिश लगातार जारी है। पुलिस ने पहले तो गाजियाबाद से एक मौलवी को गिरफ्तार किया और उसके बाद मुख्य आरोपी और इस मामले के मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दू की तलाश जारी थी। 10 दिनों से शहनवाज पुलिस से भाग रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे लाल बाग से दबोच लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि बद्दू कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया। दरअसल 31 मई को गाजियाबाद धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद से ही शाहनवाज उर्फ बद्दू फरार था। फरारी के दौरान बद्दू ने एक नया सिम कार्ड खरीदा। एक नया सिम कार्ड का इस्तेमाल उसने कैसे किया, ये बताएंगे। और नया सिम कार्ड लेने के बाद बद्दू ने अपने एक रिश्तेदार से बात की, जिसके बाद पुलिस को बद्दू की लोकेशन मिल गई। बद्दू की लोकेशन की जानकारी होते ही 10 जून की रात को पुलिस की 2 टीम अलीबाग रवाना हो गई। इसके बाद 11 जून को पुलिस ने बद्दू की तलाश तेज कर दी, जिसके बाद बद्दू अपने भाई के साथ एक लॉज में छिपा हुआ मिला। आरोप है कि लॉज में बद्दू नाम बदल कर रह रहा था। वहां वो शहनवाज की जगह शहबाज नाम से छिप रहा था। शाहनवाज की गिरफ्तारी हो चुकी है। ट्रांजिट रिमांड गाजियाबाद पुलिस को शाहनवाज उर्फ बद्दू की मिल चुकी है। तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है कि आखिर किस तरह के और ऐसे लोगों के संपर्क में था, क्या विदेशी कनेक्शन भी इसमें था। लेकिन इस तफ्तीश के बीच एक और बेहद अहम नाम, एक नया किरदार सामने आया है और नाम है बिलाल। दरअसल पता यह चल रहा है कि बिलाल नाम का ये शख्स कहने को खुद को एक धर्मगुरु कहता था, धर्म प्रचारक करता था, लेकिन गाजियाबाद के इलाके में पिछले 1 साल में कई लोगों का ये ब्रेन वॉश कर चुका है। जिस तरीके से जाकिर नायक भड़काऊ भाषण देता है, ठीक उसी तरह की साजिश के तहत ये लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता है। धर्मांतरण केस का विदेशी कनेक्शन। जाकिर नायक के बाद एक और मॉड्यूल की एंट्री। बिलाल फिलिप से जुड़े धर्मांतरण मॉड्यूल के तार। धर्मांतरण केस की जांच में जुटी एजेंसियों ने इस खेल में बड़ा पर्दाफाश किया है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मॉड्यूल में एक और नाम सामने आया है। यह नाम है बिलाल फिलिप का। बिलाल फिलिप जाकिर नायक का दोस्त है और सोशल मीडिया पर यह खुद को धर्म प्रचारक बताता है। यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल की जांच कर रही एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पिछले 1 साल में गाजियाबाद धर्मांतरण रैकेट से जुड़े लोग बिलाल फिलिप की भी स्पीच सुनते थे। जांच एजेंसियां जो इस तरीके के अवैध धर्मांतरण मॉड्यूल की तफ्तीश कर रही हैं, उनका यह मानना है कि बकायदा चरणबद्ध तरीके से यह मॉड्यूल काम करता है। पहले लोगों को प्रभावित किया जाता है और उसके बाद उनको इस तरीके के भाषण सुनाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हों। धर्मांतरण के रैकेट में बिलाल फिलिप का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। 2021 में यूपी के धर्मांतरण रैकेट में बिलाल फिलिप का नाम सामने आया था
और दावा किया जा रहा है कि जाकिर के करीबी भी बिलाल का भाषण सुनते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक जाकिर की तरह बिलाल के भी विवादास्पद भाषणों का इस्तेमाल यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल में किया जाता था। इसके लिए पहले बिलाल फिलिप के भाषण रिकॉर्ड किए जाते थे और फिर उन्हें वायरल किया जाता था, जिससे कि ये भाषण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जाकिर नायक से बिलाल फिलिप की दोस्ती पुरानी है और अक्सर भगोड़ा जाकिर नायक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिलाल की तस्वीरें भी शेयर करता है। लिहाजा इस बार बिलाल फिलिप का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल में बद्दो जैसे लोग नाबालिगों को निशाना बनाते थे और उनके इस काम में जाकिर और बिलाल जैसे लोगों के भाषण बेहद कारगर साबित होते थे। भारत सरकार भी जाकिर नायक की विदेशों में गतिविधियों को लेकर सतर्क है। सरकार का यह भी कहना है कि भारत में ऐसे लोगों को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि भारत की धरती पर जहर उगलने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये अच्छा पक्ष है। बुरा पक्ष है कि वो भारत छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, भारत की कानून व्यवस्था से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब उन समाजों को जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है, तो वहाँ के समाज को अपनी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हीं के समाज के लिए ये भयावह स्थिति पैदा होगी। कट्टर विचार